हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है ना कंसीडर कर रहे थे लिमिटिंग रेडियस रेशियो का कैलकुलेशन। इसमें से दो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कैलकुलेशन मैंने डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। आज जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है ना, इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है केटायन और एनायन का, पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल के थ्रू जो है इसको हम लोग समझेंगे। ऐसा एक क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करेंगे। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है केटायन और एनायन का, यदि इसको हम लोग समझना चाहें तो याद रखोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो एनायन होते हैं वह इस क्यूबिक यूनिट सेल का प्रत्येक फेस के सेंटर में होते हैं। क्या बोला मैंने कि जो एनायन है वह इस क्यूब का प्रत्येक फेस के सेंटर में होगा और जो केटायन होता है वह उसके बॉडी सेंटर में होता है। तो सबसे पहले प्रत्येक फेस सेंटर का जो एनायन है उसको हम लोग लोकेट करते हैं। तो एक एनायन ऊपर का फेस पे हुआ, एक एनायन राइट साइड का फेस, फिर नीचे वाला फेस, लेफ्ट साइड का फेस, पीछे वाला फेस और ये हुआ सामने वाला फेस। ऐसा तो इस प्रकार से जो है ये टोटल 6 फेस सेंटर में 6 एनायन आ गए यहाँ पे। अब बात रहा केटायन का, तो केटायन जो है इसके बॉडी सेंटर में होगा, यहां पर जो है केटायन ऐसा। तो ई सब जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एनायन को और ई जो है ये रिप्रेजेंट किया किसको, केटायन। अब देखो इस अरेंजमेंट में कि एनायन जो है सब फेस सेंटर में है, केटायन बॉडी सेंटर में है। अब यहां होगा क्या कि जो 6 एनायन है ना इस केटायन को टच करेगा और ये 6 एनायन आपस में भी एक दूसरे को टच करते हैं। इस बात को याद रखना है। फिगर से इसको समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग याद रखेंगे कि जो इस प्रकार का अरेंजमेंट है इसमें जो 6 एनायन है फेस सेंटर में, ये 6 एनायन आपस में टच करेंगे और साथ ही साथ ये जो बॉडी सेंटर में केटायन है इसको भी टच करेंगे। मान लो जो है इसका हम लोग कुछ नंबरिंग कर दें। सपोज इसको हम लोग कर दें A, इसको मान लो B, इसको कर दो C और इसको कर दो D। मतलब कि जो लेफ्ट राइट बैक और फ्रंट फेस में जो 4 एनायन है उसी का नंबरिंग हम लोग किए हैं और बाकी जो 2 एनायन है, एक एबव और एक बॉटम वाला फेस में, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं। अब इस फिगर को यदि ऐसे बाहर में बनाओगे तो केवल हम लोग 4 स्फीयर को भी कंसीडर करते हैं, 4 एनायन को, जिसको मार्क किए हम लोग A B C D ऐसा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और इसके बीच में यहां जो है एक केटायन लोकेटेड है ऐसा। अब इसमें क्या है कि जो ऊपर और नीचे वाला स्फीयर है ना इसको यहां नहीं दिखाया गया। सिंपलिसिटी के लिए ऊपर और नीचे स्फीयर दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझना है कि मेन अरेंजमेंट इसका ऐसे होता है कि जो 6 एनायन है 6 फेस सेंटर में होता है, केटायन बॉडी सेंटर में। कैलकुलेशन के लिए जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 स्फीयर को ही दिखा रहे हैं, जो एबव और बिलो है उस स्फीयर को हम लोग यहां नहीं शो कर पा रहे हैं। अब यहां से यदि मान लिया जाए AB बराबर BC बराबर मान लो A, जो है क्या, तो एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो उस हिसाब से यदि देखोगे ना तो ये देखो AB ऐसा, तो ये AB यहां से यहां इसका पूरा एक एज है, तो इस AB को हम लोग लिख सकते हैं A और साथ ही साथ देखो तो AB क्या हो जाएगा कि यहां से यहां इसका रेडियस, फिर यहां से यहां इसका रेडियस, तो AB को हम लोग लिख सकते हैं 2 into रेडियस ऑफ एनायन। दोनों को इक्वेट कर दो तो 2 into रेडियस ऑफ एनायन बराबर A, तो रेडियस ऑफ एनायन बराबर A/2। एक यहां से रिलेशन आया। अब यदि इसको हम लोग यहां से मिला दें तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इन
राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ऐसा। तो यहां से हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत बार रिलेशन आया है पाइथागोरस थ्योरम का जो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो यहां से AC इक्वल टू आ जाएगा √2a। अब जरा a और c को यहां से देखो, तो देखो यहां से यहां तक इसका रेडियस हुआ एनायन का, फिर यहां से यहां तक एनायन का रेडियस, और ये बीच में देखोगे ना तो यहां से यहां पूरा केटायन है। तो केटायन का इसमें दो रेडियस हुआ, यहां से यहां केटायन का रेडियस और फिर यहां से यहां केटायन का रेडियस। मतलब कैसे? तो रेडियस ऑफ एनायन प्लस दो बार रेडियस ऑफ केटायन फिर प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख दो 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन। अब देखो AC बराबर यहाँ इतना आया और यहाँ इतना आया, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने के बाद 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन बराबर √2a। तो यहाँ से रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2a/2। अब इस 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कट कर दो तो a/√2 रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन, इसको मान लो नंबर 2। यहाँ इसको 1 मान लो। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो 2 डिवाइडेड बाय 1। LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे, तो RA प्लस RC बाई RA इक्वल टू a/√2 और यहाँ है a/2। इसको अलग अलग कर दो तो RA/RA प्लस RC/RA a/√2, इसको उलट दो तो 2/a। a और a कट गया, फिर यहाँ वैसे ही करो, इस 2 को √2 का स्क्वायर कर दो तो √2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 1 प्लस RC/RA। √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो यहाँ से RC/RA बराबर 1.414 माइनस 1, और ये RC/RA मतलब रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन को हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। तो ये रेडियस रेशियो का वैल्यू यहाँ से आ गया 0.414 ऐसा। तो अब यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है वह 0.414 है। यदि लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू इससे कम रहे तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, जो लास्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेट किए थे। अभी यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए रेडियस रेशियो 0.414 आया है, इसको जो है यहाँ से याद रखोगे। यही सिमिलर कैलकुलेशन जो है ना, एकदम सेम कैलकुलेशन था जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एकदम सेम कैलकुलेशन था। तो एक ही कैलकुलेशन बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार याद करोगे दोबारा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग एक लास्ट इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए कैसे लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो एक लास्ट जो हम लोग का है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो तो इस केस में किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है केटायन और एनायन का, इसको जो है हम लोग कंसीडर करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए वही एक क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग कंसीडर करेंगे। ऐसा इस प्रकार से। अब इसमें क्या होता है ना कि जो एनायंस होते हैं, सारे एनायंस इस क्यूब में जो 8 कॉर्नर्स हैं, आठों कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते हैं, और जो केटायन होता है ना वह इसके बॉडी सेंटर में होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए जो एनायंस होते हैं वे एनायंस सभी कॉर्नर्स पे होते हैं, और केटायन जो है इसका बॉडी सेंटर में। तो सब कॉर्नर पे जो है एनायन को शो करें हम लोग ऐसा, और ये बॉडी सेंटर में जो है यहां होगा केटायन। तो ये केटायन को रिप्रेजेंट किया, और ये कॉर्नर में जो पार्टिकल है इस सब एनायन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें भी समझना वैसा ही है कि जो 8 कॉर्नर्स पे एनायंस हैं वे सारे एनायंस एक दूसरे को टच करेंगे,
और साथ ही साथ ये सभी एनायंस जो बॉडी सेंटर में केटायन है उसको भी टच करेंगे। यहां से हम लोग इसको जो है मान लें ए बी सी डी, तो इसको यहां से मिला दो और वैसे ही ए को डी से मिला दो। फिर वैसे ही हम लोग मान लें कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए, जो है क्या, तो इसका एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो इस हिसाब से ए बी बराबर यहां हुआ ए, और अभी मैंने बताया कि इस केस में जो कॉर्नर्स पे एनायंस है ना, वे सभी एनायंस एक दूसरे को आपस में टच करेंगे। तो ए बी में जो दो एनायन है इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा, देखो यहां ए और यहां बी, ए बी। तो यहां से यहां हुआ इसका रेडियस, रेडियस ऑफ एनायन, फिर यहां से यहां इसका रेडियस, रेडियस ऑफ एनायन। तो 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन किसके बराबर है, ए बी के बराबर। मतलब ए बी बराबर यहां से आ रहा है 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन, यहाँ ए बी बराबर ये है तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन बराबर ए, तो रेडियस ऑफ एनायन बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई 2। इसको मान लो नंबर 1। अब फिर से देखो यहाँ दो बार जो है राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, एक एबीसी के लिए और एक एसीडी के लिए, और ये कैलकुलेशन बहुत बार हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यदि सबसे पहले हम लोग लें इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये कितना था, AB स्क्वायर, तो यहां से AC आ जाएगा √2a। उसके बाद फिर इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, तो यहां से हम लोग AD का स्क्वायर यदि लिखें तो हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, तो यहां से AD बराबर आ जाएगा √3a, ऐसा। अब जरा यहाँ AD का अरेंजमेंट देखो, A और D दोनों कॉर्नर वाले एनायंस हैं और इसके बीच में बॉडी सेंटर में यहाँ केटायन है, और अभी मैंने बताया कि ये सारे एनायंस जो हैं इस बॉडी सेंटर के केटायन को टच करेंगे। तो उसी के अनुसार यहाँ फिगर को हम लोग कर सकते हैं, ए है, बीच में यहां केटायन और फिर यहां ए ओवर डी। अब जरा देखो एडी में अरेंजमेंट, यहां से यहां हुआ रेडियस ऑफ एनायन आर ए, फिर यहां से यहां रेडियस ऑफ केटायन आर सी, फिर रेडियस ऑफ केटायन आर सी, और यहां से यहां रेडियस ऑफ एनायन आर ए। तो पूरा हम लिख सकते हैं AD बराबर रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ एनायन, तो AD बराबर 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन। अब AD इक्वल टू यहाँ इतना है और इस जगह पे इतना है, तो दोनों को इक्वेट करो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन बराबर √3a। यहाँ से तो रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन बराबर √3a बाई 2, इसको मान लो नंबर 2। यहाँ 1 और ये 2, अब फिर से वही काम करना है, 2 डिवाइडेड बाई 1, ऐसा। तो डिवाइड करो, RA प्लस RC, LHS को LHS से, इधर LHS में RA है बराबर √3a बाई 2, और इसमें है a बाई 2, ऐसा। इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा RA बाई RA प्लस RC बाई RA बराबर √3a बाई 2, और ऊपर चला जाएगा 2 बाई a, तो a कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, a भी कट जाएगा, तो 1 प्लस RC बाई RA, इधर बचा √3, तो √3 का वैल्यू 1.732, तो यहां से RC बाई RA बराबर 1.732 माइनस 1, तो RC बाई RA को हम लोग लिख सकते हैं रेडियस रेशियो RR बराबर 0.732।
तो इस तरह से यह निकला लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8। देखो कैलकुलेशन सब जो है ना एक ही जैसा है, हम लोग दो काम करते हैं। पहले जो है आर ए और ए के बीच रिलेशन निकलता है, सेकेंड बार में आर ए और आर सी का ए के साथ रिलेशन निकलता है, लास्टली फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो दोनों का जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो वह निकल जाता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये चारों कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू था उसको हम लोग कैलकुलेट किए। बोर्ड का एग्जामिनेशन में ये सब कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन आगे आप यदि कोई एडवांस एग्जामिनेशन करते हो तो उसमें निश्चित रूप से एक ना एक कैलकुलेशन आता ही है। और यहाँ का प्रिपरेशन के लिए मतलब 12 बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए जो ना हम लोग को क्या करना है कि जो टेबल स्टार्टिंग में बताए थे उस टेबल को याद रखोगे। अब इस रेडियस रेशियो को जो है ना कुछ इसका लिमिटेशन भी है, तो वही कुछ लिमिटेशन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखो हम लोग जो है ना रेडियस रेशियो का लिमिटेशन कंसीडर करेंगे। तो रेडियस रेशियो का जरा कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज इसका क्या है कि रेडियस रेशियो के मदद से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर सकते हैं केटायन या एनायन का, और साथ ही साथ उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है किसी आयनिक क्रिस्टल में, उस अरेंजमेंट को भी हम लोग जान सकते हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है रेडियस रेशियो का। तो एडवांटेज के अलावा जो है ना इसका कुछ लिमिटेशन भी है, और लिमिटेशन की बात करें तो क्या क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहला बात देखो कि रेडियस रेशियो का जो डेफिनेशन है कि रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। अब होता क्या है ना कि जो रेडियस है केटायन या एनायन का, जनरली केटायन वगैरह का रेडियस वह फिक्स्ड नहीं होता है। सबसे बड़ा बात कि जो रेडियस है उसको हम लोग एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर सकते हैं, और रीजन हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज करने से जो रेडियस है ना केटायन का वह भी वैरी करता है, चेंज करता है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आप इंक्रीज करते हो तो उसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आप डिक्रीज करते हो तो उसका साइज भी थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। अब यदि केटायन का साइज ही वेरिएबल है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए वह एक ही केटायन अलग अलग साइज शो कर रहा है, तो इस केस में आप उसका परफेक्ट या एक्यूरेट रेडियस मेजर नहीं कर पाओगे, और उस केस में जो रेडियस रेशियो आएगा वह भी परफेक्टली मेजर किया नहीं जा सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनके। एक लिमिटेशन जो भी मैंने बता दिया कि रेडियस रेशियो में जो रेडियस होता है केटायन या एनायन का, तो उस रेडियस को हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में रेडियस रेशियो वैरी करेगा। उसके बाद लिखें कि द आयंस आर नॉट हार्ड इलास्टिक स्फीयर्स, an ion can sometimes fit into a void smaller than its size. In such cases the ion is compressed. बोल रहा है कि आयन जो होते हैं ना वह हार्ड स्फीयर के जैसा कंसीडर नहीं किया जा सकता है, उनको एकदम हार्ड नहीं होते हैं, मतलब वो कॉम्प्रेस कर सकते हैं, एक्सपैंड हो सकते हैं, एकदम हार्ड नहीं होते हैं आयन। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि वॉइड जो हम लोग का है वह इतना बड़ा वॉइड है, मतलब खाली जगह, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इसमें जो केटायन यहाँ ऑक्यूपाई करता है वो केटायन का साइज इससे बड़ा होता है। सोचो कैसे पॉसिबल है, केटायन का साइज इतना बड़ा और जो खाली जगह है इतना छोटा है, लेकिन इस जगह में एक केटायन आकर के इसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कैसे ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बोल रहा है कि इस केस में जो आयन होता है ना कॉम्प्रेस्ड कर जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉम्प्रेस्ड करके फिर इसका साइज डिक्रीज कर जाएगा, तब जाकर के इसमें फिर एकोमोडेट करेगा। तो जो कॉम्प्रेस कर जा रहा है इसका मतलब कि एकदम हार्ड नहीं है, कभी कॉम्प्रेस करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो ऐसे होता है कि मैं अपने साइज से छोटे वाले साइज का जो वॉइड है उसमें भी कभी कदार आयन फिट हो सकते हैं। फिर लिमिटेशन है कि द आयंस विथ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर स्फेरिकल। बोल रहा है कि जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले केटायन हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल केटायन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा होता है, तो वे सभी केटायन का साइज जो है स्फेरिकल होता है, मतलब सभी स्फेरिकल होते हैं, मतलब इस टाइप का एकदम गोल होते हैं। लेकिन इसके अलावे जो केटायंस होते हैं, जैसे कोई डी ब्लॉक मेटल केटायन हो, आयरन का कोई केटायन हो, या फिर कोबाल्ट का हो, या कॉपर का हो, सिल्वर का हो, तो जो ट्रांजिशन मेटल केटायन होते हैं ना उनको बोला जाता है कि वो परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होते हैं, मतलब एकदम गोल नहीं होते हैं, उनका साइज जो है एकदम स्फीयर के जैसा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें देखोगे कि मैक्सिमम आयन को रेडियल स्फेरिकल ही माना जाता है,
तब उसके अनुसार हम लोग यहाँ इसका रेडियस कंसीडर करते हैं या और कुछ लेकर के चलते हैं। लेकिन बोल रहा है कि जो स्फेरिकल शेप के केटायन होते हैं वे केवल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल केटायन होते हैं। जो डी ब्लॉक मेटल केटायंस होते हैं वे सभी स्फेरिकल शेप के नहीं होते हैं, डिस्टॉर्टेड शेप के होते हैं। माने इसी में से शेप बिगड़ जाएगा, हो सकता है ओवल शेप का बन जाए, इस टाइप का शेप हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि द बॉन्ड बिटवीन द आयंस इज नॉट 100% आयनिक इन नेचर। इस बात को हम लोग आयनिक बॉन्ड जब पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, वहां भी डिस्कस किए थे कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल 100% आयनिक नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर जाता है, जो हम लोग फाया रूल में बहुत डिटेल से स्टडी किए थे कि कैसे किसी आयनिक क्रिस्टल में जो है कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है। तो उस पोलराइजेशन के चलते वैसे हो रहा था, जो कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता था फाजा रूल में, इसको हम लोग बहुत डिटेल से जो है कंसीडर किए। अब चूंकि रेडियस रेशियो का कैलकुलेशन जो है वो आयनिक क्रिस्टल के लिए है और हम लोग लिख रहे हैं कि क्रिस्टल 100% आयनिक तो है ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आता है, तो उस केस में जो है रेडियस रेशियो का कैलकुलेशन है या फिर इसका जो प्रेडिक्शन है वह बहुत ज्यादा सही नहीं रह जाता है। और एक लास्ट है कि इफ द रेडियस रेशियो इज नियर द बॉर्डर लाइन ऑफ टू ज्योमेट्रीज। कभी कभार क्या होता है कि जो रेडियस रेशियो है केटायन एनायन का वह दो ज्योमेट्री के रेडियस रेशियो के बीचों बीच आ जाता है, बॉर्डर लाइन में रहता है। तो इस केस में क्या होता है, कंपाउंड कैन एक्वायर मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे यदि एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन का रेडियस रेशियो निकालोगे, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम आयन और रेडियस ऑफ ऑक्साइड आयन, तो ये आता है 0.42। अभी 0.42 जो रेडियस रेशियो है ना, दो रेंज में आता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए क्या था 0.225 से 0.414 और यहाँ था 0.414 से 0.732। अब देखो जरा 0.42 है, दोनों के बीच में आ जा रहा है। तो इस केस में यह जो क्रिस्टल होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब जो एल्यूमिनेट्स होते हैं उनका दो टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। आइदर वे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जिबिट करें या फिर वे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को भी एग्जिबिट कर सकते हैं। ऐसा कब होगा, जब रेडियस रेशियो जो है दो ज्योमेट्री के रेडियस रेशियो के बॉर्डर लाइन में आ जाए, मतलब बीचों बीच में आ जाए तब। तो ये सभी कुछ लिमिटेशन थे रेडियस रेशियो का, जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ एडवांटेज भी है इसका, तो एडवांटेज के साथ साथ लिमिटेशन भी है। तो इस तरह से हम लोग जो है रेडियस रेशियो को कंप्लीटली समाप्त कर दिए। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।